आप सभी को जोहार। आप देख रहे हैं जोहार स्टडी पॉइंट विद प्रशांत। आज हम लोग कक्षा 12 के इतिहास विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए लाभदायक है। तो आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु किसे माना गया है? ऑप्शन ए पकी हुई ईंटें, ऑप्शन बी मोहरे, ऑप्शन सी मनके और आभूषण, ऑप्शन डी पत्थर के औजार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहरे। हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मोहरे थे। इसमें देखेंगे हम लोग मुख्य बिंदु। हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मानी गई है। अधिकांश मोहरे सैलखड़ी नामक मुलायम पत्थर से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से मिली पशुपति सीप की मोहर सबसे प्रसिद्ध मोहर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का परिपक्व हड़प्पा सामान्यतः क्या माना जाता है? ऑप्शन ए 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। इसमें देखेंगे मुख्य बिंदु। प्रारंभिक चरण यानी हड़प्पा सभ्यता का जो प्रारंभिक चरण है वो 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक, जिसे प्रारंभिक हड़प्पा भी कहा जाता है। सभ्यता का शहरी चरण जिसे परिपक्व हड़प्पा, इसका अवधि है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, जो सबसे समृद्ध चरण माना जाता है। सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व से पूर्व के आसपास शुरू होती है। 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक के पतन के चरण को उत्तर हड़प्पा कहा जाता है। इस तरह हड़प्पा सभ्यता को 3 चरणों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की थी? ऑप्शन ए 1921 में दयाराम साहनी, ऑप्शन बी 1922 में राखालदास बनर्जी, ऑप्शन सी 1924 में जॉन मार्शल, ऑप्शन डी 1953 में SR राव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1922 में राखालदास बनर्जी, यानी मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा किया गया था। इसमें मुख्य बिंदु है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में पुरातत्वविद राखालदास बनर्जी द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। यह प्राचीन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख और सबसे बड़े नगरों में से एक है। वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो इस तरह मोहनजोदड़ो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो जाने। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में लिखे मिलते हैं? ऑप्शन ए खरोष्टी एवं ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्टी ब्राह्मी एवं ग्रीक, ऑप्शन सी खरोष्टी ब्राह्मी एवं अरमाइक, ऑप्शन डी खरोष्टी ब्राह्मी ग्रीक एवं अरमाइक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी खरोष्टी ब्राह्मी ग्रीक और अरमाइक। इसमें मुख्य बिंदु देखेंगे हम लोग। अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है, जिसमें खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ग्रीक यानी यूनानी और अरमाइक लिपि। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है, जो ब्राह्मी लिपि के अधिकतर में लिखी गई है। यानी
अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वह प्राकृत भाषा में है, जिसका लिपि है ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 263 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 240 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध जो अशोक के एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, जो 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। इसमें मुख्य बिंदु है कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग यानी वर्तमान उड़ीसा के बीच लड़ा गया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है। इस प्रकार अशोक के जीवन में जो परिवर्तन लाया था यही कलिंग युद्ध है। इसके कारण अशोक के जीवन में काफ़ी परिवर्तन हुआ और उन्होंने युद्ध नीति को अपनाकर धर्म नीति का पालन किया था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी चार्ल्स मेसन, ऑप्शन सी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। इसमें मुख्य बिंदु है जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम 1838 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी, प्रसिद्ध पुरातत्वविद और इतिहासकार थे। तो इस तरह अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में पढ़ा था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ऑप्शन ए मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो ये 4 कथन है। इसमें कौन सा कथन सही है इसका हम लोग को पहचान करना है। इसमें ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी ए बी और सी, ऑप्शन डी ए बी सी और डी। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, ये सही है, यानी ऑप्शन बी सही है। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ, ये भी सही है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे, ये गलत है। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ये भी गलत है। तो इस तरह ऑप्शन ए और बी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ए और बी। इसमें हम देखेंगे मुख्य कथन, मौर्य राजवंश 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व प्राचीन भारत का पहला सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य यानी कौटिल्य के मार्गदर्शन में की थी, जिन्होंने मगध के नंद वंश को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। उसके पुत्र बिंदुसार थे और बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। इस तरह मौर्य वंश में जो प्रमुख शासक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों दिया गया? ऑप्शन ए यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर थी। ऑप्शन बी सबसे पहली खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। ऑप्शन सी हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी।
इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसमें मुख्य बिंदु है सन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा नामक स्थान पर ही सबसे पहले खुदाई की गई थी। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ के लोगों ने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया था। तो इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खुदाई हुआ था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ के लोगों ने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर उसे कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी चन्हुदड़ो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल। इसमें मुख्य बिंदु है लोथल, जो गुजरात में स्थित है। यह बस्ती पूरी तरह से किलेबंद थी और शहर कई अलग अलग खंडों में बटा हुआ था। हालांकि यहाँ का दुर्ग दीवार से घिरा नहीं था, फिर भी इसे चबूतरों के सहारे ऊंचाई पर बनाया गया था। सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता में नगरों को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा गया था, जिसमें दुर्ग और निचला शहर। जो दुर्ग था वो पश्चिमी भाग में स्थित था। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा पुरा स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा। यानी हड़प्पाई स्थल जो कालीबंगा है, यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसमें मुख्य बिंदु है हड़प्पाई पुरा स्थल के उत्खनन से जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य यानी प्रमाण मिला है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए एक देवी, ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन डी बंजर भूमि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। इसमें मुख्य बिंदु है मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो भूमि सीधे राज्य यानी राजा के नियंत्रण में होती थी उसे सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य काल में टकसाल, जहां सरकारी सिक्के ढाले जाते थे, के प्रधान को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुख्य मुद्रा यानी करेंसी का नाम क्या था? ऑप्शन ए मोहर, ऑप्शन बी तोल, ऑप्शन सी पन, ऑप्शन डी दिनार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पन। यानी मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था उसका नाम था पन। इसमें मुख्य बिंदु है मौर्य साम्राज्य की मुख्य राजकीय और राजकीय लोक प्रचलित मुद्रा का नाम पन था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार यह मुख्य रूप से चांदी से निर्मित पंच चिन्हित यानी आहत सिक्का होता था। अगला प्रश्न है, सांची का महान स्तूप किस राज्यों में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। इसमें मुख्य बिंदु है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची का स्तूप है। यानी जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश राज्यों के अंतर्गत रायसेन जिले में पड़ता है। इस स्तूप का निर्माता सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। यानी इसका जो निर्माण करता है वो सम्राट अशोक था और
ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1995। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1989। इसमें मुख्य बिंदु देखेंगे हम लोग। सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। भारत में वर्तमान 44 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मौजूद है, यानी वर्तमान में भारत में कुल 44 स्थल ऐसे हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में शामिल है। अगला प्रश्न है, लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ कौन करता था? ऑप्शन ए सामान्य गृहस्थ, ऑप्शन बी सरदार और राजा, ऑप्शन सी ब्राह्मण पुरोहित, ऑप्शन डी समाज के सभी लोग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सरदार और राजा, यानी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच जो राजसूय और अश्वमेध यज्ञ होता था वह सरदार और राजा द्वारा किया जाता था। इसमें मुख्य बिंदु है, राजसी और अश्वमेध प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी सत्ता, शक्ति और साम्राज्य विस्तार के लिए किए जाने वाले प्रमुख वैदिक अनुष्ठान थे। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन डी कालिदास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। इसमें मुख्य बिंदु है, महाभारत की रचयिता महर्षि वेदव्यास है, जबकि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। रामचरितमानस के रचयिता महाकवि तुलसीदास है। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? यानी महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान नेपाल में पड़ता है, वहाँ हुआ था। इसमें मुख्य बिंदु है, लुम्बिनी जो कि वर्तमान नेपाल में पड़ता है, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। बोध गया जो कि बिहार, यहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहाँ महात्मा बुद्ध है, उन्होंने पहला उपदेश दिया था। और कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यह स्थान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। इस तरह महात्मा बुद्ध से संबंधित 4 प्रमुख स्थल हम लोग पढ़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। यानी महात्मा बुद्ध से संबंधित 4 संगीतियाँ हुआ था जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसको दर्शाना है। पहला एक में है वैशाली, 2 में है राजगृह, 3 में कुंडलवन, चौथा में है पाटलिपुत्र। जिसको सही क्रम दर्शाना है कालक्रम में, पहले से अंतिम की ओर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 3 2 1, ऑप्शन सी 2 1 3 4, ऑप्शन डी 2 1 4 3। तो सबसे पहला जो बौद्ध संगीत हुआ था राजगृह फर्स्ट, उसके बाद हुआ था वैशाली में हुआ था 2 नंबर में आएगा, उसके बाद पाटलिपुत्र आएगा जो 3 नंबर में आते हैं, और लास्ट में हुआ था कुंडलवन। यानी 2 1 4 3। दो 1 4 3 ऑप्शन डी।
इसमें देखेंगे हम लोग 4 बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह। इसका संरक्षक यानी जो शासक थे वो थे अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व, वैशाली में हुआ था, और इसके जो संरक्षक था, जो शासक था, वो था कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके संरक्षक यानी शासक जो थे वो अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी प्रथम शताब्दी में हुआ था, और कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था, और इसके जो शासक था, संरक्षक था, वो था कनिष्क। इस तरह 4 बौद्ध संगीति हुआ था, जिसमें वर्ष पूछा जाता है, स्थान पूछा जाता है, और किसके संरक्षण में हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने 1924 में विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। यानी सर्वप्रथम 1924 में विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। ऑप्शन ए R.E.M. व्हीलर, ऑप्शन बी राखालदास बनर्जी, ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल। इसमें मुख्य बिंदु है 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। यानी वर्ष था 1924, और इसकी जो खोज की जो घोषणा किया था वो था जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में सन जॉन मार्शल का कार्यकाल 1902 से 1928 तक था। यानी जो सर जॉन मार्शल थे, उसका कार्यकाल था 1902 से 1928 तक। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के लेखों में किस क्षेत्रों को नाविकों का देश कहा गया है। ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी हड़प्पा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हड़प्पा। इसमें मुख्य बिंदु देखेंगे हम लोग, मेसोपोटामिया के ग्रंथों में हड़प्पा क्षेत्रों के लिए मेलुआ नाम का प्रयोग किया गया था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुआ को नाविकों का देश कहते हैं या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी बिंदुसार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें मुख्य बिंदु है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य थे। यह ग्रंथ यानी अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण यानी भाग, 150 अध्याय और 180 प्रकरण में व्यहित है। तो इस तरह जो अर्थशास्त्र थे उसको 15 अधिकरणों में, 150 अध्यायों में और 180 प्रकरणों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 यानी पुस्तकें एवं सूची 2 यानी लेखक को मिलान करें। इसमें हम लोग देखेंगे कि पुस्तक में मुद्रा राक्षस, राजतरंगिणी, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र है, जबकि इसमें लेखक है कलहन, कौटिल्य, विशाखादत्त, पाणिनि। इसमें हम लोग देखेंगे कि मुद्रा राक्षस का जो लेखक है विशाखादत्त है। यानी मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, राजतरंगिणी कलहन, अष्टाध्यायी पाणिनि और अर्थशास्त्र का है कौटिल्य। यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। इसका सही उत्तर होगा, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसमें देखेंगे मुख्य बिंदु, मुद्रा राक्षस जिसका रचयिता थे
विशाखादत्त। राजतरंगिणी, इसके लेखक थे कल्हण। अष्टाध्यायी पाणिनि और अर्थशास्त्र का कौटिल्य। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है? ऑप्शन ए जॉन मार्शल ने, ऑप्शन बी व्हीलर ने, ऑप्शन सी कनिंघम ने, ऑप्शन डी विलियम जोन्स ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जॉन मार्शल। इसमें मुख्य बिंदु है, प्रसिद्ध पुराविद सर जॉन मार्शल ने इस मूर्ति को पहचान की है। इसमें पशुपति शिव के रूप में इसको पहचाना है। यह देवता 4 प्रकार के जानवरों हाथी, बाघ, गेंडा और भैंसा से घिरा हुआ है और देवता के आसन में ठीक नीचे 2 हिरण भी अंकित है। इस प्रकार कुल 5 जानवर यहाँ अंकित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो है राखीगढ़ी, ऑप्शन डी। इसमें मुख्य बिंदु है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है, जो वर्तमान हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी 550 हेक्टेयर में फैली हुई है। तो जब इसकी खोज हुआ था उस समय सबसे बड़ा स्थल के रूप में मोहनजोदड़ो चिन्हित था, लेकिन बाद में राखीगढ़ी का जब विस्तार हुआ तो इसका जो कुल क्षेत्र है वह 550 हेक्टेयर हुआ। इस तरह राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 383 किलोमीटर, ऑप्शन बी 483 किलोमीटर, ऑप्शन सी 583 किलोमीटर, ऑप्शन डी 683 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 483 किलोमीटर, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो बीच की दूरी है वो 483 किलोमीटर है। इसमें देखेंगे मुख्य बिंदु, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी लगभग 483 किलोमीटर है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के सबसे प्रमुख शहर थे। इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट के अनुसार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो जुड़वा राजधानी था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। और इसको जो है इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट ने इसको जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है।